जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अर्क पाठशाला में। दोस्तों हम कल प्रतिबिंब के बारे में पढ़े थे कि प्रकाश किसी दर्पण से टकरा करके और जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था समतल दर्पण के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में, उसका परावर्तन कैसा होता है ये भी बताया था। और उसके बाद से हम लोग पढ़े थे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता था? एक गोला को काट करके उसको अंदर से और बाहर से पेंट करके जो दर्पण बनाया जाता था उसको हम कहते थे गोलीय दर्पण। तो उस गोलीय दर्पण में कुछ टर्म है, उस टर्म को हम लोग समझे भी थे और आज हम उसके परिभाषा के साथ और विद डायग्राम हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला हमारा क्या होता है, ध्रुव होता है। तो आइए देखते हैं कि गोलीय दर्पण में ध्रुव क्या होता है। जैसे कि ये अगर एक कोई गोलीय दर्पण है, इसको मैंने बाहर से ऐसे पेंट कर दिया, तो इस गोलीय दर्पण का जो ठीक बीच वाला भाग होता है इसी को कहते हैं ध्रुव। इसको पोल इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए इसको हम पी से सूचित करते हैं। ध्रुव को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पी का यूज करते हैं। और इस गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, ना कि इस गोला का मध्य बिंदु, इसको ध्रुव नहीं कहते हैं। इस गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है इसको ध्रुव कहते हैं। इधर अगर कोई बिंदु होगा या फिर इधर कोई बिंदु होगा तो उसको भी हम ध्रुव नहीं कहेंगे। जो ठीक बीच में स्थित होगा उसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो वही चीजें लिखा है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। अर्थात इस दर्पण का ध्रुव कौन है? इसका मध्य बिंदु। ठीक है, तो पोल आप लोग समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कि ये गोलीय दर्पण बनने से पहले एक ऐसे गोला होता था और इसी गोले को हम काट करके क्या बनाते थे? इसी गोले को हम काट करके और इसको बाहर से पेंट कर देते थे और हमारा दर्पण बनाता था। ये एक पूरा गोला था ना, तो इस गोला का जो ठीक जो बीच में एक केंद्र होता था, इसी केंद्र को अब इसको हम इधर से मिटा दिए। अभी हमारा गोलीय दर्पण हो गया। तो वही कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता था, ऐसे ही गोला का भाग है ना, ये ऐसा ही गोला का भाग है जिसको हम क्या किए, इधर से मिटा दिए हैं। तो इस गोला का केंद्र जो है इसको कहते हैं हम वक्रता केंद्र। इसी को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जो पहले पूरा गोला था उसका जो बीच वाला एकदम जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र और इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो देखिए हम वक्रता त्रिज्या के बारे में पढ़ रहे हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि ये गोलीय दर्पण है, सबसे पहले ये ऐसे होता था, फिर अभी हम लोग पढ़े थे वक्रता केंद्र। इस केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते थे और इस केंद्र को हम क्या कहते थे? अगर इधर से मिटा दिए और इसके ठीक बीच वाले बिंदु को हम पोल कहते हैं। और यहां से लेकर के एक सर्कल जैसा है, तो यहां से लेकर के और यहां तक इसका त्रिज्या ही हुआ ना, ये इसका त्रिज्या हुआ। तो वही चीज कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, इसको मिटा दिए तो अभी इसी गोले का भाग है ना ये वाला गोलीय दर्पण, जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या करते हैं। अब इस गोले की त्रिज्या को अब हम इसको क्या किए? मिटा दिए और इसको हम बाहर से पेंट कर दिए। अब ये गोलीय दर्पण हो गया। लेकिन जब ये पूरा एक गोला था तो इसका ये त्रिज्या था, इसी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। समझ में आया? वक्रता त्रिज्या। इस जो पूरा गोला था उसी गोले का एक क्या था? त्रिज्या था। तो हम लोग वक्रता त्रिज्या भी समझ गए। तो हम पढ़ेंगे प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ये एक ही बात होता है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे कि ये हमारा एक दर्पण है, दर्पण पीछे से पेंट किया हुआ रहता है, पीछे से हमने पेंट कर दिया। और यहाँ पे हमारा क्या होता था? पोल होता था जिसको हम पी से दर्शाते थे। और एक हमारी ऐसी रेखा होती है और इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो एक ऐसी रेखा जो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। अर्थात कि ये हमारा ध्रुव है, पोल है, पोल और वक्रता केंद्र, यही है ना, वक्रता केंद्र यही होता था। तो जो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली क्या होती है, जो रेखा होती है, उसको हम कहते हैं प्रधान अक्ष। यही है हमारा प्रधान अक्ष। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रधान अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके थोड़ा सा जस्ट आगे बढ़ेंगे कि जब दर्पण में प्रकाश कहाँ से गुजरेगा तो उसका परावर्तन किस तरह से होगा, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश जब गुजरेगी तो किस तरह से परावर्तन होगा ये पढ़ेंगे। उसके बाद से जब ध्रुव से गुजरेगी तब किस तरह से परावर्तन होगा, फिर वक्रता केंद्र से जब गुजरेगा तब किस तरह से परावर्तन होगा, ये सब हम बारी बारी से देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसके बाद। तो दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले कि जब प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पे आपतित हो। प्रधान अक्ष मैंने आप लोग को बताया था पोल अर्थात के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते थे हम? प्रधान अक्ष कहते थे। देखिए हम देखते हैं कि क्या होता है। ये हमारा दर्पण हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया, और वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा यही होती है ना, प्रधान अक्ष। और हमारा टॉपिक भी है कि जब प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पे आपतित हो, ये प्रधान अक्ष है और यहाँ पे हमारा होता है फोकस। तो जब प्रकाश इधर से प्रधान अक्ष के समानांतर, समानांतर का मतलब यही तो होता है, एक ये लाइन आपस में समानांतर हो, फिर ये भी समानांतर है, फिर ये भी समानांतर है, आपस में समानांतर का मतलब यही तो होता है। तो देखिए ये प्रधान अक्ष है हमारा, प्रधान अक्ष। और प्रकाश इसके समानांतर, प्रकाश इसके समानांतर दर्पण पे आपतित हो रही है कि नहीं हो रही है? प्रधान जब इसके समानांतर जब दर्पण पे आपतित होगी तो चूंकि इधर से पेंट है, प्रकाश इधर बाहर नहीं निकलेगी, फिर टकरा करके इसका परावर्तन किधर होगा? इसी साइड में होगा। तो ये आके इधर फोकस पे मिलती है। प्रकाश कहीं कहीं भी टकराए, अगर प्रधान अक्ष के समानांतर हो तो ये टकरा करके आप आके कहाँ मिलेगी? फोकस पे मिलेगी। अगर प्रकाश इधर से भी जाती है इस पे टकराएगी, अगर ये प्रधान अक्ष के समानांतर है तो ये फोकस पे ही मिलेगी। तो यहाँ से हम ये चीजें प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, ये चीज प्रूव्ड है प्रैक्टिकली। आप लोग को इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि जब भी प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होगी तो वह, यहां लिख दे रहा हूं, तो वह हमेशा फोकस पर आकर मिलेगी, फोकस पर आकर मिलेगी। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। पहला कंडीशन क्या था? जब प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पे आपतित हो। यह हमारा प्रधान अक्ष हुआ और प्रकाश इसके समानांतर जब दर्पण पे आपतित होगी, अर्थात कि जब दर्पण पे पड़ेगी तो यहाँ से टकराने के बाद इधर पेंट है, इधर नहीं निकलेगी, इधर पेंट क्या हुआ सकता है, ये आ करके सारी प्रकाश यहाँ पे फोकस पर मिलेगी। ये होता है हमारा पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन होता है कि जब प्रकाश फोकस से भी तो गुजर सकती है। आइए देखते हैं हम उसके बारे में। जब प्रकाश फोकस से होकर गुजरेगी तो हम देखते हैं कि जब प्रकाश फोकस से होकर के गुजरेगी तो उसका परावर्तन किस तरह से होगा। देखिए ये हमारा हो गया अवतल दर्पण,
ये पोल और ये वक्रता केंद्र, ये हमारा हो गया प्रधान अक्ष, और यहाँ पे होता है फोकस, और इसको कहते हैं हम पूरी त्रिज्या। और फोकस क्या होता है, त्रिज्या की आधी होती है। तो सबसे पहले में क्या था कि प्रकाश सीधे सीधे प्रधान अक्ष के समानांतर इस पे पड़ी और यहाँ से आ गई। अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि प्रकाश जब फोकस से होकर गुजरेगी, कहाँ से, फोकस से होकर गुजरेगी। तो चलिए गुजारते हैं कि जब प्रकाश फोकस से होकर के गुजरेगी, दर्पण पे पड़ेगी, तो यहाँ से परावर्तन के बाद क्या होगा, ये प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये प्रधान अक्ष है ना, इसके समानांतर ही आ जाएगी, फिर इधर रिटर्न हो जाएगी। कहीं से भी प्रकाश इस पे पड़ेगी और परावर्तन के बाद ये कहीं से भी फोकस इस पे पड़ेगी अगर, तो ये परावर्तन के बाद इसके प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। यहाँ से भी अगर मान लेते हैं कि प्रकाश हम इधर भेजते हैं, तो यहाँ पे परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद इस प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर। देखिए बिल्कुल अपोजिट है, जब प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी तो फोकस पर आकर मिलेगी, प्रधान अक्ष के समानांतर फोकस पर आएगी, और जब फोकस से जाएगी तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। आप लोग इसको दोनों को रिलेट करके याद रखिएगा तो याद रहेगा। जब प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पे आपतित होगी तो फोकस पर आकर के मिलेगी, जब प्रकाश फोकस से होकर के जाएगी तो प्रधान अक्ष से क्या करेगी, वो प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये हमारा दो कंडीशन हो गया कि जब प्रकाश को हम प्रधान अक्ष से समानांतर ही भेज दिए, प्रकाश को हम फोकस के भी समानांतर भेज दिए। अब हम पढ़ेंगे तीसरा नंबर कंसेप्ट के बारे में, जब प्रकाश केंद्र से होकर के गुजरेगी। प्रकाश केंद्र से होकर के भी तो गुजर सकती है। तो देखिए जब प्रकाश केंद्र से होकर, इसको मैं थोड़ा इसका थ्योरी लिख दे रहा हूं कि जब प्रकाश फोकस से होकर गुजरेगी तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। यह इसका थ्योरी हुआ, और ये चीजें एक एक नंबर में पूछता है। अब चलिए हम आपको देखते हैं कि प्रकाश केंद्र से जब होकर गुजरेगी, जैसे कि यह हमारा हो गया अवतल दर्पण, और ये हो गया क्या, प्रधान अक्ष। पोल और सेंटर को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। इसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। और यहाँ पे होता है हमारा फोकस होता है। अब प्रकाश को हम केंद्र से, केंद्र यही है ना, सेंटर तो यही है। अब प्रकाश को हम केंद्र से होकर के गुजारते हैं, जैसे कि ये मान लेते हैं हमारा प्रधान अक्ष है। तो जब प्रकाश केंद्र से होकर के ऐसे गुजरेगी, या फिर यहाँ से जब ये प्रकाश केंद्र से होकर के ऐसे गुजरेगी, ये इधर जा रही है और ये प्रकाश इधर जा रही है, तो ये परावर्तन के बाद फिर वापस उसी दिशा में आ जाती है, जिस दिशा में जाकर के टकराती है ना, जिस दिशा से, उसी दिशा में आ जाती है। ये इस पथ पर गई और यहाँ पे टकराने के बाद फिर इसी पथ पे रिटर्न हो जाएगी। ये जब इस पथ पे गई तो यहाँ से टकराने के बाद से इसी पथ पे रिटर्न हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, इसकी दिशा क्यों नहीं बदलती है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको समझा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें सर्कल का कंसेप्ट है। जैसे कि ये हमारा एक हो गया सर्कल और ये हो गया उसका केंद्र। तो ये क्या था, ये केंद्र ही तो था। जब ये पूरा गोला था तो उसका ये केंद्र ही तो है। और केंद्र से सर्कल के किसी भी बिंदु पर जो होता है, अगर आप खींचिएगा कोई भी त्रिज्या, तो इस बिंदु पर ये लंबवत होगा, 90 डिग्री होगा। यहां से अगर आप इस बिंदु पर खींचिएगा तो इस बिंदु पर भी ये लंबवत होगा। यहां से अगर इस बिंदु पर खींचिएगा तो इस बिंदु पर भी लंबवत होगा। और मैंने यहां से अगर हम इस बिंदु पर भी खींच दें और जहां जहां पे ये त्रिज्या पड़ रही है, अगर यहाँ से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे ना तो यहाँ पे ये लंबवत पड़ती है। यहाँ पे भी अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, लंबवत होता है। और मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जब प्रकाश किसी भी दर्पण में जब लंबवत पड़ता है, अर्थात कि जब 90 डिग्री पे पड़ता है,
तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी रास्ते से वापस लौट जाता है। और ये हुआ इसका केंद्र। और जब यहाँ से हम अगर एक स्पर्श रेखा खींच करके देखते हैं तो यहाँ पे लंबवत पड़ेगा, अर्थात कि यहाँ पे 90 डिग्री पे पड़ेगा। और जब 90 डिग्री पे पड़ेगा तो फिर ये इसी माध्यम में क्या होता है, इसी रास्ते से वापस आ जाती है। तो यही कारण होता है कि प्रकाश जब केंद्र से होकर के गुजरता है तो फिर उसी रास्ते पर वापस क्यों जाता है। तो हम लोग पढ़ लिए कौन सा, जब प्रकाश केंद्र से होकर गुजरा, फोकस से होकर के गुजरा, और प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर होकर के गुजरा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश जब सीधे जब ध्रुव पर जब आपतित होगा, ये हमारा ध्रुव है, प्रकाश जब सीधे ध्रुव पर पड़ेगा तब उसका परावर्तन किस प्रकार से होगा, वो प्रकाश किधर से लौटेगी। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं इसके बाद वाले स्लाइड में। हम लोग पढ़े थे कि जब प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ेगा तो वो फोकस पर आकर के मिलेगा, और जब प्रकाश फोकस से होकर के गुजरेगा तो वो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। और जब प्रकाश केंद्र से होकर के गुजरेगा तो वो क्या होगा, 90 डिग्री पे पड़ता है और वो उसी माध्यम में वापस आ जाता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़े हैं। और एक हमारा रह गया है कि जब प्रकाश ध्रुव पड़ेगा तब उसका आपतन किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से उस प्रकाश का वहां से प्रकाश किस प्रकार से आपतित होगा। चलिए हम देखते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा इस टॉपिक का एक लास्ट है कि जब प्रकाश ध्रुव से होकर गोलीय दर्पण पे आपतित हो। तो चलिए हम आपको उसको सबसे पहले डायग्राम के बारे में बताते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया परावर्तक सतह, इसका धंसा हुआ है। तो ये हो गया हमारा एक अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में ये हमारा केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और ये हमारा ध्रुव हो गया। और यहाँ पे होता है हमारा क्या, रेडियस होता है, त्रिज्या होती है, सॉरी यहाँ पे फोकस होता है। हमारा टॉपिक है कि जब प्रकाश ध्रुव से होकर गोलीय दर्पण पे आपतित हो। तो चलिए हम प्रकाश को ध्रुव पर ले करके जाते हैं। यहां से प्रकाश आई, और प्रकाश जब ध्रुव पर पड़ती है तो ये फिर ऐसे तिरछी ही निकल जाती है। प्रकाश जब ध्रुव पर आपतित होती है तो वहां से वो तिरछी होकर के निकल जाती है। और ये हमारा होता है क्या, ये हमारा लंब का काम करता है। जैसे कि हम प्रकाश के परावर्तन में पढ़े थे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही माध्यम में, एक ही आपतित किरण एक ही माध्यम से आती है और उसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। और यहाँ पे एक लंब होता है, और यहाँ पे साइन आई और साइन आर क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो जब हमारा प्रकाश जब हमारी पोल पे पड़ेगी तो ऐसे इस दिशा में ये आपतित हो जाएगी। यही था हमारा इस टॉपिक का सबसे लास्ट। चलिए अब हम पढ़ेंगे इसके जस्ट आगे कि इमेज कैसे बनता है प्रकाश। ये तो हम लोग देख लिए कि प्रकाश कहाँ पे पड़ेगी तो किधर से आपतित होगी। इसके बाद वाले में हम पढ़ेंगे कि वस्तु कहाँ पर रखी जाए तो उसका इमेज कैसा प्राप्त होगा और कहाँ पे प्राप्त होगा। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले समझ रहे हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण में क्या होता है, दर्पण में हमारी इमेज बनती है, हमारी प्रतिबिंब बनती है। तो जब वस्तु अवतल दर्पण में ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो तो तब बनने वाला प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किधर बनेगा, इस स्थिति को हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह है हमारा अवतल दर्पण, और यह है क्या, प्रधान अक्ष। फोकस सॉरी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। और यहाँ पे होती है हमारी क्या, फोकस। यहाँ पे होती है फोकस, ये हमारी फोकस है। हमारा टॉपिक क्या है कि जब वस्तु अवतल दर्पण में ध्रुव तथा फोकस के बीच में स्थित हो, ये रहा ध्रुव और ये रहा फोकस। अगर वस्तु इसके बीच में स्थित होगी, अगर वस्तु इसके बीच में स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आइए हम देखते हैं। ये हमारी मान लेते हैं कि ये हमारी वस्तु है ए बी, इस वाले पॉइंट को हम बी मान लिया है। अब चूंकि ये वस्तु है तो यहां से फोकस ऐसे पड़ेगा
तो जब यहां से फोकस इस पे डाला जाएगा तो एक प्रकाश की किरण इस पे जाएगी, ऐसे जाएगी। और ये देखिए, ये प्रधान अक्ष के समानांतर ही है ना, ये प्रधान अक्ष के समानांतर है, ये भी प्रधान अक्ष है और फोकस भी ऐसे ही जा रही है। तो ये प्रधान अक्ष के समानांतर फोकस जा रही है। और मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर होगा तो परावर्तन के बाद वो कहाँ मिलेगी, परावर्तन के बाद वो फोकस पे मिलेगी, ऐसे मिलेगी, यहाँ से गई और परावर्तन के बाद कहाँ मिल रही है, ये फोकस पे मिल रही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जब इस पे हम लाइट जब जलाएंगे, जब यहाँ से प्रकाश इस पे पड़ेगा तो सिर्फ ऐसे ही थोड़ा ना जाएगा। एक तो हो सकता है कि एक अगर इसको थोड़ा सा और नजदीक कर दे रहे हैं, हो गया हमारा सी। जब एक प्रकाश की किरण अगर जब ऐसे जाएगी, केंद्र से होकर के गुजरेगी, ये केंद्र से होकर के गुजरेगी तो ये फिर इसी रेखा में वापस आ जाएगी, ये इसी रेखा में वापस आ जाएगी, क्योंकि केंद्र से जो पड़ता है इस पर 90 डिग्री पे पड़ता है, फिर उसी दिशा में क्या होता है, वापस आ जाता है। लेकिन ये कहीं पे मिलेगी ही नहीं, इधर इधर कहीं पे भी नहीं मिलेगी, लेकिन ये जा करके थोड़ा सा आगे मिल जाएगी, दर्पण के पीछे ऐसे। अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये जाकर के यहाँ पे मिल गई, और जहां पे प्रकाश की किरण मिलती है वहीं पे इमेज बनता है। तो ये मिलने वाली रेखा को अब हम यहाँ पे इससे मिला देंगे, यही हो गई हमारी इमेज। प्रकाश जहां पे मिलता है वहीं पे इमेज बनता है ना। ये देखिए, वस्तु यहाँ पे क्या था, ए बी, इतना छोटा था, और इसको हम कह देते हैं ए डैश बी डैश। तो वस्तु जब फोकस और ध्रुव के बीच स्थित थी तो इसका प्रतिबिंब किधर बना, प्रकाश किधर मिला, प्रकाश इधर मिला, प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर मिल रहा है और वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। और वस्तु से देखिए, ये वस्तु इतनी बड़ी थी, इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, दर्पण के दूसरी ओर वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। और जब भी प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनेगा तो वो प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होगा। इस बात को आप याद रख लीजिएगा कि दर्पण में जब भी प्रतिबिंब अगर दर्पण के दूसरी ओर बनेगा तो वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और जब भी काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। जैसे कि मान लीजिए हम कल्पना करते हैं, अपने ही बारे में कल्पना करते हैं, तो हम अपने बारे में गलत कल्पना थोड़ी ना करेंगे कि लोग मुझे पीट रहे हैं, ऐसा तो कल्पना करेंगे नहीं। हम अपने बारे में कल्पना करेंगे, अपने बारे में ऐसा आभास करेंगे काश हम प्रधानमंत्री होते। तो इस चीज से आप याद रखिएगा कि जब भी दर्पण के दूसरी ओर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। अपने बारे में हमेशा सीधा सोचते हैं, और दर्पण के दूसरी ओर वस्तु से बहुत बड़ा। चलिए इसके एक एक पॉइंट को हम लिख लेते हैं। देखिए, ये मैं इसकी स्थिति और इसके बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में बताया हूँ। और ये विशेषता लगभग हर साल पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। अगर बोलेगा चित्र के साथ बनाइए तो ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा, ये उसकी विशेषता बतानी पड़ेगी, और ये 5 नंबर में पूछा जाता है। और इसमें से कोई सा भी एक उठा करके 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। देखिए, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की विशेषता, प्रतिबिंब क्या प्रतिबिंब बनने वाले प्रतिबिंब में क्या क्या विशेषता हो सकता है। प्रतिबिंब हमेशा दर्पण से दूसरी ओर बनेगा। ये हमारा दर्पण है, इधर वाला भाग पेंट किया हुआ है, और दर्पण से दूसरी ओर प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इधर थोड़ा ना बन रहा है, प्रकाश तो इधर मिल ही नहीं रहा है। जहाँ प्रकाश मिलता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण से दूसरी ओर बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ये हमारी वस्तु है और ये ए डैश बी डैश इसका क्या है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना, और जब भी दर्पण के दूसरी ओर प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यही है, प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा बनेगा, प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा बनेगा। और ये अवतल दर्पण में एक अकेली ऐसी स्थिति है जहां पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है। नहीं तो बाकी के अवतल दर्पण के सारी स्थितियों में प्रतिबिंब क्या होगा,
वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है। ये अकेला ऐसा स्थिति है जो आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए हम इसके बाद से दूसरे कंडीशन को देखते हैं। देखिए अवतल दर्पण की अब हमारी दूसरी स्थिति होती है कि जब वस्तु फोकस पे हो। सबसे पहले फोकस और ध्रुव के बीच में थी, अब वस्तु को हम फोकस पर रख के देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहाँ बनता है। ये हमारी अवतल दर्पण है, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा वक्रता केंद्र है और यह है हमारा फोकस एफ। अब मान लेते हैं कि वस्तु हमारी यहीं पे है, इसी फोकस पे ही वस्तु रखा गया है। इसका नाम दे देते हैं, वस्तु का नाम ए और बी। तो अब वस्तु इस पे रखा है ए बी, तो इस पे फोकस ऐसे पड़ेगी तो कहाँ है, इसे टकरा करके, और ये चूंकि प्रधान अक्ष के समानांतर ही जा रही है। जब प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है तो टकरा करके कहाँ जाती है, जब जब किरण प्रकाश प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो परावर्तन के बाद वो फोकस पे मिलती है, या ऐसे फोकस पे मिलेगी। और एक किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है तो वक्रता केंद्र से होकर के गुजरने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, फिर उसी रास्ता में वापस लौट आती है और ये फिर इसी रास्ता में ऐसे वापस लौट जाएगी। जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो एक जो किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी तो वो परावर्तन के बाद फोकस पर आके मिलेगी, और जो वक्रता केंद्र से जो प्रकाश जाएगा वो उससे परावर्तन के बाद फिर उसी दिशा में वापस आ जाएगा। तो ये कहीं पे मिलेगा ही नहीं। ये लाइन क्या होता है, ये लाइन इस पे समानांतर हो जाता है। तो हम इसको कहते हैं कि ये अनंत पे जाके मिल रही है, इधर कहीं नहीं मिल रही है, ये अनंत पर जाकर के मिलती है। और इसमें इसका थ्योरी देख लीजिए, जब वस्तु फोकस पर रखी हो देखिए दोस्तों, यह है हमारी प्रतिबिंब की स्थिति कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। जब वस्तु अवतल दर्पण में ध्रुव तथा फोकस के बीच पर स्थित हो तो ये तो कहीं नहीं मिल रही है, अर्थात कि जाके अनंत पर मिलेगी। तो प्रतिबिंब जब अनंत, जब प्रकाश अनंत पर मिलेगी तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब भी अनंत पर बनेगा और आकार में बहुत बड़ा बनेगा। आकार में जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर आकार में बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ये चार चीजें आप लोग याद रखिएगा, हो जाएगा। इसमें से क्वेश्चन अगर आएगा तो यही आएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और बाकी की स्थितियां हम कल देखेंगे। और आप लोग इसको थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा, एक दो बार रिवीजन कीजिएगा, खुद से बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये आप लोग को हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा ये टफ नहीं होता है, ये हो जाता है। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि समानांतर जाएगी तो फोकस पे मिलेगी और जब सेंटर से जाती है तो क्या होता है, सेंटर पर ही वापस आ जाती है। और किस स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनता है ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर ये पूरा चित्र के साथ बनाने को आएगा तो 5 नंबर पे आएगा, नहीं तो इन्हीं में से कोई एक उठा के आप लोग को 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा। तो ठीक है, रहने देते हैं। अब बाकी की स्थिति को हम कल चर्चा करेंगे। अगर आप लोग को आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।